अब जो सेक्शन शुरू हो रहे हैं, ये सारे सेक्शन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो पूरा एविडेंस एक्ट यही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक विचारण में तो सारे ही उपबंध जितने भी होंगे सबके सब काम आएंगे। लेकिन फिर भी जिन उपबंधों का उपयोग ये लगातार ज्यादा होता है, उनके बारे में आप में क्लियरिटी ये ज्यादा चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग अधिवक्ता ये भी बनेंगे, तो उन्हें इन प्रैक्टिकल सेक्शंस को रोज फेस करना होता है, और इन सेक्शंस के आधार पर उन्हें रोज अपनी बात कहनी होती है। नो डाउट मेरी बात का अर्थ ऐसे न लें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य उपबंध ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना कि वे लोग जो बहुधा न्यायालयों में संव्यवहार करते हैं, उनके लिए सेक्शन बहुत उपयोगी है। अक्सर वे न्यायालयों में जाते हैं और वो कोई प्रश्न ये साक्षी से करना चाहते हैं, और न्यायाधीश की ओर से सवाल आता है कि ये ग्राहक किस प्रकार है, ठीक है, ये बताइए, या यदि इसे हम ग्राहक कर लें तो ये किस प्रकार सुसंगत होगा। और आपके पास न तो सुसंगत ये कौन सा तथ्य होता है, इसकी कोई जानकारी होती है, और न कोई चीज कब ग्राह्य होती है इसके बारे में कोई जानकारी होती है। तो सेक्शन यही कह रहा है कि न्यायाधीश किस ताकत से ये बात आपसे पूछता है। हालांकि आप लोगों की मान्यता यही रहती है कि न्यायाधीश न हुआ ईश्वर हुआ, वो जो चाहे तो कर ले, जबकि ऐसा तो उसे 168 जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है, और जो पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 165 थी, उसमें भी इस प्रकार की ताकत नहीं। सत्यता का पता लगाने के लिए अगर किसी दस्तावेज का प्रस्तुत होना जरूरी है, न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी साक्षी से कोई प्रश्न करना जरूरी है, तो न्यायालय को ताकत है। लेकिन प्रतिबंध वहां भी है कि न्यायाधीश को मामले का निर्णय ये स्वयं के द्वारा किए गए प्रश्नों के आधार पर नहीं, बल्कि सुसंगत और विवादित तथ्यों के संबंध में जो साक्ष्य संकलित होकर आया है उसी के आधार पर करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश की ताकत असीमित नहीं है। हालांकि लोगों की मान्यता इसी प्रकार की रहती है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि न्यायाधीश असीमित ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हां, जो ताकतें उसे मिली हैं उनका इस्तेमाल वो तो करेगा ही। तो जब वो आपसे सवाल करता है कि आप साक्षी से ये प्रश्न क्यों कर रहे हो, तब उसे ये ताकत जो पूछने की है, ये जो सेक्शन दे रहा है, ये पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सा था, 136, और अब कौन सा है, 141। 141 उसे ये ताकत दे रहा है। 141 कहता है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में
विनिश्चय करेगा। ठीक है, यानी साक्षी आपके प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहेगा, ठीक है, अर्थात साक्षी इससे आप जो प्रश्न करेंगे उस प्रश्न के उत्तर में साक्षी जिन तथ्यों का कथन करेगा वे तथ्य साक्ष्य का भाग होंगे। ठीक है, और क्यों साक्ष्य का भाग होंगे? इसलिए क्योंकि न्यायालय की विविक्षित अनुमति ये आपको प्राप्त है जब आप साक्षी से प्रश्न ये कर रहे हो और ओपन कोर्ट में कर रहे हो, न्यायालय की अनुमति से जांचाधीन विषय के संदर्भ में ये कर रहे हो, तो वो साक्ष्य ये तो माना ही जाएगा। आपके प्रश्न के उत्तर में जो कुछ आएगा वो साक्ष्य का भाग ही है, उसको राइट डाउन किया जाएगा। तो न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता, क्योंकि वॉट एवर यू विल आस्क दैट विल नॉट बी एडमिसेबल। ये थोड़ी है कि प्रतिपक्षी चाहे जो कुछ पूछेगा वो सब कुछ ग्राह्य हो जाएगा। कसौटी ये थोड़ी है, क्योंकि आप क्या पूछोगे ये तो पूर्व निर्धारित है और आप सिर्फ उतना ही पूछ सकते हो। आप विवादित तथ्यों इनके बारे में पूछ सकते हो, आप सुसंगत तथ्यों इनके बारे में पूछ सकते हो। क्यों? इसलिए कि पूर्व का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 5 और वर्तमान की शायद 3, जहां तक हमें याद पड़ रहा है, आपको ये ताकत दे रही है कि आप विवादित तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का ये साक्ष्य दोगे। और साक्ष्य देने का तरीका ये साक्षी से प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ आ रहा है वही साक्ष्य है। तो साक्ष्य देने का तरीका तो यही है। तो आपको जो फैसिलिटी साक्ष्य देने के संबंध में मिली है वो तो विवादित तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का। और एक और फैसिलिटी ये आपको मिली है, वो कौन सी है कि जो प्रतिपरीक्षा है उसमें कुछ प्रश्नों का पूछा जाना ये विधिपूर्ण माना गया है। ठीक है, पूर्व में वह धारा जो आपको कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों से संबंधित नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछने की इजाजत प्रतिपरीक्षा में देती थी, वो कौन सी थी? 146। और वर्तमान में कौन सी है आपका? मेरा ख्याल है, ठीक है, 149। वर्तमान में वो धारा 149 हो गई। इसके अलावा आपको साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का लगाने वाले कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत ये भी मिली है। तो कुल मिलाकर जो कहने का तात्पर्य है वो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आपको साक्षी से प्रश्न करने की कोई ब्लैंक चेक ये मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साक्षी से चाहे जो कुछ पूछो, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन होता कचहरियों में यही है, चाहे जो कुछ पूछते हैं उसका विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य से कोई ताल्लुक नहीं होता। और वो पूछा कैसे जाता है? क्योंकि वहां एक सीधी बात है कि अगर हम आपको रोकें कि यू कैन नॉट आस्क सच ए क्वेश्चन तो झगड़ा हो जाएगा। और इस बात का विनिश्चय अंतिम रूप से तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है।
तो मामला इतना लेट हो जाएगा जिसका कोई ठीक है मतलब नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, ठीक है पूछो। जब हम साक्ष्य का मूल्यांकन करेंगे तब तो जिन तथ्यों पर आप साक्ष्य दे सकते थे उन्हीं पर दिया गया साक्ष्य मूल्यांकित करेंगे और शेष के बारे में मान लेंगे मानो वो रद्दी पेपर है और उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। आप असंतुष्ट हो ना, अपील में जाना, लेकिन मामलों के निस्तारण में देरी कम से कम ये तो नहीं होगी, इसलिए वहां चलता रहता है। लेकिन कभी कभी जब मामले हाईली कंटेस्टेड होते हैं, यानी दोनों पक्षों से खूब जोरदार तरीके से मामले को लड़ा जा रहा होता है, तब फिर ये सारे सवाल उठते हैं। आपने कुछ पूछा, विरोधी पक्षकार तत्काल आपत्ति करेगा, तो विरोधी पक्षकार अगर आपत्ति करेगा तो करेगा तो न्यायालय से। फिर न्यायालय आपसे पूछेगा कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, अगर उसका उत्तर आ भी जाए तो वो किस प्रकार सुसंगत होगा। ये अब उसमें क्या होता है, इस पे भी खूब झगड़ा होता है, क्योंकि सुसंगत तथ्य का अर्थ ही नहीं मालूम। ठीक है, ये कहा जाता है अक्सर कि अगर हम ये इस समय बताएंगे कि वो किस प्रकार सुसंगत होगा तो हमारे पत्ते, हमारे कार्ड ओपन हो जाएंगे, जबकि कतई नहीं होंगे, क्योंकि सुसंगत तथ्य पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 6 से 55 और नए में 4 से 50, यही तो है। अब सुसंगत कौन से, जो कारण घटना का है वो सुसंगत, जो प्रसंग घटना का है वो सुसंगत, जो हेतु घटना का है वो सुसंगत, आचरण ये सुसंगत, यही तो सब सुसंगत है। अगर न्यायाधीश की ओर से सवाल आया कि वट एवर यू आर गोइंग टू आस्क, हाउ दैट इज रेलिवेंट, देन यू मे आंसर कि इफ द विटनेस विल आंसर this question, then it will be relevant as a motive, as a contest, as an opportunity, as a cause. इसे बताने में क्या दिक्कत है। लेकिन प्रथमतः यह जानना होगा कि सुसंगत किसे कहते हैं। और हमने आपसे जब सुसंगत तथ्यों के बारे में बात कर रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि सुसंगत तथ्यों को ही कचहरी की भाषा में परिस्थितियों का साक्ष्य, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहा जाता है, ये सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य है, उस सुसंगत परिस्थितियों का साक्ष्य ये भी कह सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी है कि सुसंगत तथ्य क्या है तो पूछे 140 में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि न्यायाधीश किस पर आपत्ति कर सकता है और किस पर नहीं कर सकता। इसीलिए एडवोकेट दैट इज आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट दो लोगों से मिलकर बनना है, बार और बेंच। इसलिए वो कोई ईश्वर नहीं है। अगर वो न्याय में न्याय कर रहे हैं तो हम न्याय में सहायता कर रहे हैं। इसलिए आपको ये खूब मालूम होना चाहिए कि न्यायाधीश की ताकतें क्या हैं, क्योंकि वो ऐसे आपको किसी बात पर रोक देंगे। और अगर आपको न्यायाधीश की ताकत नहीं मालूम तो आप रुक जाएंगे। तो आप सत्य के अन्वेषण में न्यायालय की सहायता किस प्रकार करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो क्या आप अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन ये कर रहे हैं? क्या आप
ईश्वर के दरबार में ये कह पाएंगे कि हमने जिस मुवक्किल के बचाव की, प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, जिसके अगेंस्ट उसने में फीस पे की थी, हमने अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन किया। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये मेरा विषय नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा कि अधिवक्ता, इसके कार्य की प्रकृति तथ्यान्वेषी है। हम तथ्यों का अन्वेषण करते हैं और हमारे मुवक्किल के पक्ष में जितने तथ्य होते हैं हम सब न्यायालय के समक्ष रखते हैं। सत्य का अन्वेषण ये न्यायालय का काम है। वो मेरी नहीं मानेगा। अगर मेरी माने तो पहले दिन हम कहते हैं वो निर्दोष है, हमारा मुवक्किल छोड़ दीजिए। अभियोजन, उधर भी वकील ही होते हैं, वो कहते हैं दोषी, ये कहता निर्दोष, और दोनों जोरदार तरीके से अपनी बात कहते हैं। उसमें से सत्य का अन्वेषण होगा, किसकी बात ठीक है। और इसके लिए निष्पक्ष एजेंसी बैठा ली गई। तो दोनों अधिवक्ताओं का काम सिर्फ इतना कि तथ्यों का सम्यक अन्वेषण, जो आपका काम है वो आप ठीक से करिए। और आप अपना काम ठीक से तभी कर सकेंगे जब आपको अपने ऊपर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की जानकारी हो और साथ ही साथ अपनी ताकतों की जानकारी ये भी हो। तो ताकत की जानकारी ये है कि हम विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य इसका साक्ष्य दे सकते हैं। हम क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ सवाल विधिपूर्ण माने गए, उन्हें पूछ सकते हैं। हम साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का लगा सकते हैं। ये हमारी ताकतें हैं। और स्वयं न्यायाधीश हमारे ऊपर कौन से प्रतिबंध लगा सकता है, इसका उदाहरण धारा 141 कहता है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता इसके बारे में विनिश्चय या निश्चय करेगा। कहता जबकि दोनों में से कोई पक्ष का है, क्योंकि न्यायालय की ताकत है और न्यायालय को दोनों पक्षों को नियंत्रित यह करना होगा। इसलिए यहां अभियोजन ने बचाव नहीं लिखा, वादी या प्रतिवादी नहीं लिखा। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई, इस पर साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा। और न्यायिक कार्रवाई का अर्थ ही होता है जिसमें विवेक का प्रयोग यह अंतर्ग्रस्त हो। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि जो मिनिस्टीरियल कार्रवाई है, अनुसचिवीय काम है, ठीक है, और जो न्यायिक कार्रवाई है, इसके बीच अंतर कहां है। हम लोगों ने सीपीसी पढ़ी थी। There was section 75 which says that the civil court may issue the commission for the purposes which are mentioned below at there. और उनमें एक उद्देश्य यह भी है कि अनुसचिवीय कामों के लिए कमीशन जारी हो सकता है। और कमीशन जारी होने की विस्तृत प्रक्रिया कहां थी, आदेश 26। तो अनुसचिवीय काम होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल वर्क एंड मिनिस्टीरियल वर्क। तो कहता है जुडिशियल वर्क वो है जिसमें विवेक का प्रयोग ये अंतर्ग्रस्त है। दोनों पक्षों के, ठीक है, द्वारा जो किसी बिंदु पर साक्ष्य दिया गया, किसी बिंदु पर यानी विवादित तथ्यों पर, फैक्ट इन डिस्प्यूट पर जो साक्ष्य आया दोनों पक्षों की ओर से, उसको मूल्यांकित करना कानून के मुताबिक और किसी एक पक्ष के पक्ष में निर्णय पारित करना, क्योंकि इसमें विवेक का प्रयोग, न्यायिक विवेक का प्रयोग अंतर्ग्रस्त है।
इसलिए इट विल बी द जुडिशियल एक्ट। और मिनिस्ट्रियल कुछ भी विवेक का प्रयोग अंतर्ग्रस्त नहीं है। हमने कहा इस डॉक्यूमेंट की नकल उतार कर लिया, कुछ नहीं करना है आपको। इट इज द सिंपल मिनिस्ट्रियल एक्ट। आपसे कहा जाता है कई बार कि तुमसे कहा गया इसकी नकल कर लो, बस बात खत्म। आप कई बार कहते हैं कि हमने सोचा, तुरंत उधर से जवाब आता तुमने सोचा क्यों? आपसे कब कहा गया सोचने के लिए? आपसे मिनिस्ट्रियल एक्ट इसके लिए कहा गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल एक्ट जो अनुसचिवीय काम है उनके लिए कमीशन जारी होता है, और जो जुडिशियल एक्ट उसमें न्यायिक विवेक ये अंतर्ग्रस्त होता है। तो चूंकि न्यायालय के सामने न्यायिक कार्रवाई चलेगी, और न्यायिक कार्रवाई में दो पक्ष होंगे ही होंगे, इसलिए यहां कहता है कि जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, ठीक है ना, दे ही दिया तो फिर बातें कहां बची? यू हैव मेड ए प्रपोजल, ठीक है, एंड इन व्हाट मैनर यू विल मेड ए प्रपोजल। आप किस तरह से प्रस्थापना करेंगे? तो प्रश्न के माध्यम से। आपने साक्षी से प्रश्न कर दिया, अब आपने साक्ष्य देने की प्रस्थापना कर दी है कि साक्षी जो कुछ उस प्रश्न के उत्तर में कहेगा वो साक्ष्य ही होगा, क्योंकि साक्ष्य का जो प्रकार है वो केवल दस्तावेजी नहीं है, मौखिक भी है। तो वॉट एवर ही विल से दैट विल बी द एविडेंस, ठीक है। तो यू हैव मेड ए प्रपोजल बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस इज द मैनर। इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन देन यू आर मेकिंग अ प्रपोजल, ठीक है। तो साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि वह साबित हो जाए किस प्रकार सुसंगत होगा। देन साबित कैसे होगा? व्हेन द विटनेस विल आंसर दैट क्वेश्चन, देन व्हाटएवर ही विल से इन हिज आंसर, ठीक है। तो जिन तथ्यों को सम्मिलित करके वह अपना उत्तर देगा वे तथ्य साबित हुए माने जाएंगे, ठीक है ना। उनका साक्षिक मूल्य क्या होगा ये अलग बात है, साबित हो गए, अब साबित हुए तथ्यों का साक्षिक मूल्य ये देखा जाएगा। हमने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी कि एविडेंस अलग बात है और द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ द एविडेंस ये अलग बात है, साक्ष्य अलग बात है, और साक्षिक मूल्य ये डिफरेंट बात है। साक्ष्य आ गया, साक्षिक मूल्य देखा जाएगा कि क्या साबित हुए तथ्यों का साक्षिक मूल्य इस प्रकार का है कि एक पर्टिकुलर पक्ष के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जाए। वो एक डिफरेंट सवाल है, डिफरेंट ढंग से उसका उत्तर आएगा, लेकिन एडमिसेबल हो, ठीक है। इसके लिए या तो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों पर, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर आने की संभावना हो, और या फिर प्रति परीक्षा में किया जाने वाला वो विधिपूर्ण सवाल हो, कुछ तो हो। अदरवाइज तुम क्यों करोगे भाई? साक्षी साक्ष्य देने आया है, बातचीत करने थोड़ी आया है कि तुम उससे वार्ता कर रहे हो, कन्वर्जेशन कर रहे हो। नो, इट इज नॉट अलाउड। तो समय की बर्बादी है। तो कहता है ये पूछेगा कि वह किस प्रकार सुसंगत होगा,
meaning thereby you must tell that the proposed answer of the witness will be relevant as a motive, as a context, as a opportunity, as a cause, as a admission, as a confession. कुछ भी जितने सुसंगत तथ्य बताए गए उनमें से किस प्रकार सुसंगत होगा, यू मस्ट टेल द नेम ऑफ दैट रिलेवेंट फैक्ट, जिस रूप में वो सुसंगत होगा ये आपको बताना होगा। फिर आगे कहता है, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। अब यहीं से आप लोग अनुमान लगा लेते हैं जैसे न्यायाधीश भगवान है। भगवान नहीं है। देखिए, एक निष्पक्ष व्यक्ति है और कहीं तो हमें विश्वास करना ही होगा। और ये मिस्टर, अगर हमारा साक्ष्य रिलेवेंट होगा और फिर भी नॉट अलाउड करेंगे, ठीक है, तो आप प्रश्न करिए, ठीक है, प्रश्न करिए, और न्यायाधीश महोदय मना करेंगे तो उत्तर में यही लिखा जाएगा कि साक्ष्य, ठीक है, प्रश्न के उत्तर में जिन तथ्यों का कथन होगा वे सुसंगत नहीं, वे न्यायालय की राय में सुसंगत नहीं है, इसलिए साक्षी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यही तो लिखा जाएगा। जाएगा अपीलेट कोर्ट, जाएगा रिविजनल कोर्ट, ठीक है, डिसाइड होगा कि सही है या गलत। अब यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक गलत ही डिसाइड हो जाए, तो फिर यह दुर्भाग्य है। ऐसे तो एक गोपालन भी गलत डिसाइड हो गया, 37 साल बाद सही डिसाइड हो पाया, तो इसका क्या करें, ये तो सिस्टम का दोष है, ठीक है ना। लेकिन यहां न्यायाधीश को ताकत सिर्फ इसलिए दी गई कि वे निष्पक्ष माने जाते हैं, ठीक है ना, और वे ठीक करेंगे इसकी संभावना है। तो इसीलिए कहा दोनों पक्षों में से कोई पक्ष साक्ष्य दे रहा है तो न्यायाधीश ये पूछ सकता है कि यदि, ठीक है, उत्तर आए और कोई तथ्य साबित हो तो वह किस प्रकार सुसंगत होगा, क्योंकि न्यायाधीश का विचार है कि ना तो वो मोटिव है, जो कुछ ये बोलेगा ना वो कारण होगा, कुछ भी नहीं। तुमने कल क्या खाना खाया था? अरे भाई कुछ भी खाया था, तुम तो मतलब, ठीक है ना। हाँ, इस प्रश्न का मतलब हो सकता है क्योंकि खाने के पचने के, ठीक है, खाने को पचने में कितना समय लगेगा ये बायोलॉजिकली निर्धारित, ठीक है। अगर तथ्य का साक्षी ये कहता कि अमुक समय उसने खाना खाया था, तो उसके भोजन की जो अवस्था, यानी, और वो व्यक्ति मृत है जिसके संबंध में साक्ष्य दे रहा है, तो उसके भोजन की जो अवस्था उसके शब्द से देखी गई है, वो अगर मैच कर रही है तो मृत्यु का समय निर्धारित हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मृत्यु का समय विवादित तथ्यों के घटित होने का समय है, ठीक है ना, यह हो सकता है। तो प्रश्न का संबंध, ठीक है ना, किस प्रकार विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से जुड़ रहा है यह आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं है। और अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो न्यायाधीश आपको, ठीक है, रोक देगा और उसमें साफ लिखा साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। यानी किसी प्रकार की कोई ताकत स्वयं न्यायाधीश के पास नहीं छोड़ी विधायिका ने। यहां तो कोई विवेकाधिकार ये भी नहीं है, स्वयं न्यायाधीश ग्राह्य करना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो कहता अन्यथा नहीं। और यदि वह तथ्य है, अब फिर आपको गलतफहमी हो सकती कि वहां तो न्यायाधीश ने मना ही नहीं किया, न्यायाधीश मूल्यांकित करेगा तब वो उसे विचार मिलेगा ही नहीं। तो तुम्हारी लड़ाई के डर से अगर वो लिख भी गया तो उससे फायदा क्या हुआ, ठीक है ना।
उसकी प्रोबेटिव वैल्यू वो तो 0 है। तो इसलिए न्यायाधीश ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? यदि वह तथ्य जिसका साबित करना प्रस्थापित ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य, अंतिम वर्णित कौन सा है? जिसका साबित होना इस बात पर निर्भर है कि पहले कोई अन्य तथ्य साबित हो, तो अंतिम वर्णित वो वाला हुआ। ठीक है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा। अरे भाई, आप कहते हो कि अमुक व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन है, तो उसकी मृत्यु तो साबित करो। आप कहते हो हम द्वितीय साक्ष्य देंगे किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का, तो दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देने की अनुमति आपको जिन दशाओं में मिलती है, उन दशाओं को तो पहले साबित करो कि वे खो गई, क्या हुआ, और खो जाने में तुम्हारी कोई उपेक्षा आदि, लापरवाही आदि ये तो नहीं है। तभी तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, तो अगर आप एक तथ्य का साक्ष्य देना चाहते हैं और वो तथ्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही साक्ष्य में लिया जा सकता है, तो इस अंतिम वर्णित तथ्य का साक्ष्य देने से पूर्व न्यायालय आपसे यह अपेक्षा करेगा कि आप प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दें। ठीक है ना? जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए। हाँ, एक सिचुएशन रखी गई और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रखी गई। मृत्युकालिक कथन आ गया, मृत्यु का तथ्य जिस डेथ सर्टिफिकेट से जारी हो, ठीक है, तय हो सकता है, साबित हो सकता है। वो डेथ सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुआ, उसके जारी होने में 3 महीने लगेंगे, तो हम मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य लिए लेते हैं। 3 महीने बाद जब डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तो उसे पत्रावली पर ले लिया जाएगा, नहीं आएगा तो ये साक्ष्य बेकार है। ठीक है ना? अगर वो वचन दे रहा है कि हम 3 महीने बाद ला देंगे या अमुक समय के बाद ला देंगे और न्यायालय उस वचन से संतुष्ट है, न्यायालय मीनिंग देर भाई ये नहीं है कि वो कोई भगवान जी है। बस बात सिर्फ इतनी है, वो एक निष्पक्ष एजेंसी है और हमें कहीं पर विश्वास करना होगा, तो वो उस वचन से संतुष्ट है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में समय दे दिया गया कि ठीक है, अंतिम वर्णित तथ्य पहले साबित कर लो, प्रथम वर्णित तथ्य बाद में साबित हो जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी पूर्व की बात ही दोहरा दी गई। आप प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य का उदाहरण यहां ले सकते हैं। ठीक है ना? क्या है कि कुल मतलब आपका ये द्वितीय साक्ष्य इसका दिया जाना, दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं जो मौखिक स्वीकृतियां की गई हैं उनका द्वितीय साक्ष्य। ठीक है, सेक्शन पिछले एविडेंस एक्ट में 22 और नए में शायद आपका 17 होगा, क्योंकि 5 की कमी हो जाती है उधर। ठीक है, तो कहता दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं जो स्वीकृतियां ठीक है लिखी हुई हैं, उनका मौखिक साक्ष्य देने के लिए आप तभी अनुज्ञात किए जाएंगे जब आप दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य देने के लिए अनुमित हो। तो बात वही है, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य सुसंगत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको पहले साबित करना होगा कि उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देने के लिए जिन परिस्थितियों की जरूरत है वे मौजूद हैं।
तभी तो आप उसका मौखिक साक्ष्य दे पाओगे, अन्यथा कैसे दोगे? तो प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य कायदे से पहले आना चाहिए, दूसरे का बाद में। लेकिन न्यायालय स्वविवेकानुसार जिस वर्षा करने की इजाजत ये दे सकता। दृष्टांत लिखे हैं, इन्हें पढ़ना, ठीक है, समय की बर्बादी है, इन्हें आप खुद पढ़ें। लेकिन हम छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ ये महत्वहीन बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा है कि दृष्टांत उतने ही महत्व का है जितने महत्व का स्वयं शिक्षण है, क्योंकि दोनों का स्रोत एक है, और जब स्रोत एक है तो महत्व एक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो सगे भाई हैं, तो सगे भाई जिस पिता के पुत्र हैं उससे दोनों का संबंध बराबर का है, न कोई, ठीक है, आयु के दृष्टिकोण से छोटा और बड़ा हो सकता है, प्रास्थिति हैसियत के दृष्टिकोण से छोटे और बड़े नहीं हो सकते। तो आपका दृष्टांत और उपबंध, इसके बीच यही संबंध है, दोनों का स्रोत एक है, इसलिए दृष्टांत कतई कम महत्व का ये नहीं है। और इवन उपबंध को पढ़ने और समझने की दृष्टि ये तो स्वयं दृष्टांत देता है, इसलिए आप दृष्टांतों को जरूर देख लेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कहता है साक्षियों का परीक्षण। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये पिछले एविडेंस एक्ट में 137 या 138 ये है, ठीक है, साक्षियों का परीक्षण। इसके संबंध में कल भी बात हमने की थी कि जब कोई विटनेस आता है तो उसकी 3 प्रकार की परीक्षाएं संभव है। एक मुख्य परीक्षा है, एक प्रति परीक्षा है, और दूसरी पुनः परीक्षा है। साक्षी को जिस पक्षकार ने बुलाया है वो जब उसकी परीक्षा करेगा तो उस परीक्षा को मुख्य परीक्षा यह कहा जाएगा, क्योंकि अन्य सारी परीक्षाएं इसी परीक्षा पर निर्भर है, इसलिए इसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है। अन्य कोई कारण नहीं है। जिसकी मुख्य परीक्षा नहीं हुई प्रतिपरीक्षा होगी नहीं उसकी, और जिसकी प्रतिपरीक्षा नहीं उसकी पुनः परीक्षा कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसको मुख्य परीक्षा कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि एक विशेष पक्षकार ने इसको बुलाया है। पक्षकार तो दोनों है, और दोनों में से कोई पक्षकार किसी भी साक्षी को पेश कर सकता है अपने समर्थन में। तो जो साक्षी जो पक्षकार जिस साक्षी को बुलाएगा वो जब उसकी परीक्षा करेगा, और हमने आपसे हमेशा कहा कि परीक्षा हमेशा प्रश्नों के माध्यम से होगी, परीक्षा का अन्य कोई ढंग अब तक विकसित नहीं हुआ है। परीक्षाएं हमेशा प्रश्नों के माध्यम से ही होती आई हैं और आगे भी होंगी। तो पक्षकार से प्रश्न, ठीक है, पक्षकार प्रश्न करेगा किससे? साक्षी से, और प्रश्नों के उत्तर में वो किन्हीं तथ्यों का कथन करेगा, और जिन तथ्यों का कथन करेगा वे ही साक्ष्य का भाग होंगे। तो
तो प्रथम अवसर अपने पक्ष में साक्ष्य देने का किसे मिलना चाहिए? उस पक्षकार को जिसने उसे बुलाया है। वो कैसे साक्ष्य देगा? प्रश्नों के माध्यम से। और ये प्रश्नों के माध्यम से जो कुछ होगा, इस संव्यवहार को नाम क्या देंगे? परीक्षा। और चूंकि सारी परीक्षा इसी पर निर्भर है, इसलिए कौन सी हुई? मुख्य परीक्षा। सबसे पहले मुख्य परीक्षा। इसलिए नहीं कि एविडेंस एक्ट ये कहता है, इसलिए कि हो ही ऐसा सकता है, इसलिए एविडेंस एक्ट ऐसा कहता है। ठीक है, क्योंकि कानून अयुक्ति संगत, ठीक है, अनरीजनेबल नहीं हो सकता, होनी ही मुख्य परीक्षा चाहिए, इसलिए होती है। और एक और मजेदार बात, जिसका लोक अभियोजक के नाते हमें रोज सामना करना पड़ता है। हमने साक्षी से पूछा, कहां से आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बताता है कि हम राम भरोसे लड़का हैं। तुरंत अपोजिशन कहता है, जो उत्तर आया पहले वो लिखवा दीजिए। हम क्यों लिखवा दें? क्यों लिखवा दें? परीक्षा चल रही है और परीक्षा में प्रश्न हम करेंगे, उस प्रश्न का जो संभावित उत्तर हो सकता है वो आना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रश्न के उत्तर में कुछ भी थोड़ी बता देंगे। हम पूछे देश की राजधानी कौन सी है, ठीक है, ये बताए हम लंदन में रहते, तो हम ये लिखवा देंगे। अरे भाई, परीक्षा का मतलब क्या होता है? जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए, सही या गलत। या तो ये कहें कि हमें अपना नाम नहीं मालूम, ठीक है, हम लिखाई देते हैं कि साक्षी ने प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि हमें अपना नाम नहीं मालूम। लेकिन वो अगर असंगत जवाब दे रहा है तो असंगत जवाब क्यों लिखवा दे? प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो हमारा तो रोज ही झगड़ा होता, क्यों लिखवा दे? आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन पूछना हो खूब, चाहे जो कुछ लिखवाना, हम क्यों लिखवा दें? तो जो सबसे पहले क्या होगा? मुख्य परीक्षा। और परीक्षा हमेशा प्रश्नों के माध्यम से। और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का कौन सा प्रकार, क्योंकि प्रश्न भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी हैं जो उत्तर सुझाएंगे और प्रश्न ऐसे भी हैं जो निरंक प्रश्न ये होंगे, जो ब्लैंक क्वेश्चन ये होंगे। निरंक की अंग्रेजी ब्लैंक है, दोनों होंगे। तो मुख्य परीक्षा किन प्रश्नों के माध्यम से होगी ये आगे भी देखेंगे। मेरा ख्याल है 147 होगी, नहीं 146, ठीक है, वो बताएगी कि कैसे प्रश्नों के कौन से प्रकार से मुख्य परीक्षा होगी। तो आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल बात यह है कि सबसे पहले साक्षी की कौन सी होगी? मुख्य परीक्षा। और ये परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? उस पक्षकार के द्वारा जिसने साक्षी को बुलाया है, क्योंकि वही तो अपने पक्ष में सबूत देना चाहता है, और सबूत देने का तरीका परीक्षा है। परीक्षा प्रश्नों के माध्यम से होगी। प्रश्न किस प्रकार के होंगे आगे लिखा है, ठीक है, और होनी ही पहले परीक्षा चाहिए, क्योंकि इस मुख्य परीक्षा के हो जाने पर ही इस परीक्षा में जो कुछ कहा गया उसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए विरोधी पक्षकार को प्रति परीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इसे मुख्य परीक्षा ही कहा जाना चाहिए। और प्रति परीक्षा में कोई ऐसी बातें आ गई जिनका स्पष्टीकरण जरूरी हुआ तो फिर साक्षी की पुनः परीक्षा ये भी की जाएगी। तो तीन ही परीक्षाएं होनी चाहिए और इसी क्रम में होनी चाहिए, इसीलिए तीन ही होंगी और इसी क्रम में होंगी। और कौन सी परीक्षा कौन सा पक्षकार करेगा यह भी तय है, क्योंकि साक्षी को पक्षकार ने बुलाया है अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिए, इसलिए सबसे पहले उसी के द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा जो परीक्षा की जाए उसे मुख्य परीक्षा यही कहा जाना चाहिए। फिर अवसर विरोधी पक्षकार, उसे मिलना चाहिए, और विरोधी पक्षकार उसकी प्रतिपरीक्षा करे, ठीक है, यह होगा। और विरोधी पक्षकार कुछ ऐसा पूछ लेगा उससे जिसका स्पष्टीकरण होना जरूरी होगा, तो जिसने बुलाया है वो उसकी फिर पुनः परीक्षा करेगा उस बात के संबंध में।
जिसके स्पष्टीकरण की जरूरत है। तो पहले मुख्य परीक्षा उस पक्षकार के द्वारा जिसने साक्षी को बुलाया, फिर परीक्षा उस साक्षी के द्वारा, उस पक्षकार के द्वारा जो विरोधी पक्षकार, फिर आवश्यकता हो तो पुनः परीक्षा, आवश्यकता नहीं है तो नहीं, आवश्यकता है तो पुनः परीक्षा उस पक्षकार के द्वारा जिसने साक्षी को बुलाया, क्योंकि प्रतिपरीक्षा में नई बातें आएंगी और प्रतिपरीक्षा विरोधी पक्षकार ने की है। और पुनः परीक्षा काहे के लिए? नई बातें यदि आ गई तो नई बातों के स्पष्टीकरण के लिए। लेकिन आगे अभी सेक्शन आएगा अगला ही 143, और खूब पूछा जाता है, ये खूब धड़ाधड़ प्री में वो जो 143(3) में लिखा है कि पुनः परीक्षा में अगर न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात शामिल कर दी गई है, न्यायालय यूं तो अनुमति दे नहीं देगा, कोई ऐसी बात होगी जो न्याय के दृष्टिकोण से जाननी जरूरी होगी, ठीक है, और वह मुख्य परीक्षा में नहीं आ पाई होगी, तो न्यायालय की अनुमति से अगर पुनः परीक्षा में कोई नई बात जोड़ी गई है तो फिर विरोधी पक्षकार उस नई बात के बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। यह पूछा जाता है खूब कि क्या पुनः परीक्षा में कोई नई बात जोड़ी जा सकती है, या तो यह पूछते हैं, और या यह पूछते हैं कि क्या पुनः परीक्षा में किसी भी दशा में प्रतिपरीक्षा करने का हक प्रतिपक्षी को है। पुनः परीक्षा में तो पुनः परीक्षा में नॉर्मली प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा करने का हक नहीं है, क्योंकि उसने प्रतिपरीक्षा में जो कुछ कहा उसी पर पुनः परीक्षा हो रही है, उसी के स्पष्टीकरण हेतु। केवल एक दशा में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा करने का हक है, पुनः परीक्षा में, और वो कब? जबकि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात जोड़ दी गई हो, ठीक है ना। तो जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा वह 142 143 मिला जुला है, क्योंकि 142 में हमने कहा कि किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाती है, ठीक है। उन्होंने 142 में मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा ये किन परीक्षाओं को कहते हैं ये बताया। तो पहले उन्होंने कह दिया कि किसी साक्षी के उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा यह कहलाती है। किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा यह कहलाती है, और किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी, ये कहा उसने 142, ठीक है। अब 143 हमने कहा ना 142 और 143 मिली जुली हो गई। सबसे पहले क्या होगा? कहता साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि इसी को होना चाहिए, और ये किसके द्वारा होगी? पूर्व धारा ने बता दिया, उस पक्षकार के द्वारा जो उसे बुलाएगा। तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो प्रतिपरीक्षा होगी, यानी प्रतिपरीक्षा कंपलसरी नहीं है। मुख्य परीक्षा ये कंपलसरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन दैट इज नॉट कंपलसरी। यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे, प्रतिपक्षी कब ऐसा चाहेगा? जबकि साक्षी ने मुख्य परीक्षा में उसके विरोध में कथन किए हो, जो साक्षी ने दिया हो वो कहता हो उसके खिलाफ, अगर उसी के पक्ष में साक्षी ने कहा कि इन्हें तो मारा ही नहीं, इन्हें चोरी की ही नहीं, तो विरोधी पक्षकार तो यही चाहता है वो क्या अब इसकी बात की विश्वसनीयता को संदिग्ध करे, अर्थात यह साबित करे कि हमने चोरी की है। तो जरूरत क्या है? ठीक है, मुख्य परीक्षा में उसके खिलाफ कुछ आया हो तो करे,
हालांकि ट्रेंड इसके खिलाफ है। जब मुख्य परीक्षा में साक्षी विरोधी पक्षकार के खिलाफ कुछ नहीं कहता तो ज्यादा प्रति परीक्षा करते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। और हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि हम क्या करते हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, जब उसने आपके खिलाफ कुछ कहा हो तो पूछो। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ कहा ही नहीं, फिर भी आप पूछे पड़े हो। देखो, तुम अपनी मर्जी से जो कुछ बोल रहे हो वो बोले, तुम्हें किसी ने डराया नहीं, किसी ने धमकाया नहीं। अरे क्या मतलब इन सब बातों का? अननेसेसरी की विद्वता दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन और जब कॉन्टेस्टेड विटनेस तो टन टन बोल रहा हो तो भाग जाएंगे, तो दिखाई नहीं देंगे। जब होस्टाइल हो जाए, यानी भाई हमने बुलाया, मेरे ही पक्ष में नहीं कह रहा, तुम्हारे पक्ष में कह रहा है, तो पक्षद्रोही है ना, इसी को तो पक्षद्रोही कहते हैं। अभी आएगा आगे आ जाएगा, तब ज्यादा काबिलियत दिखाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे क्या मतलब, क्यों करें क्रॉस एग्जामिनेशन, उसने मेरे खिलाफ कुछ कहा हो तो हम करें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन वॉलंटरली किया जाता है। ये इट इज बेस्ड ऑन द स्वीट विल ऑफ अपोनेंट, ठीक है, अपोजिट पार्टी। तो वो चाहे तो प्रतिपरीक्षा होगी, और तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। तो बुलाने वाले पक्षकार कोई गवर्नर नहीं है, चाहे तो प्रतिपरीक्षा, वो पुनः परीक्षा उसकी कब होगी, जबकि प्रतिपरीक्षा में कोई नई बात आ गई हो तो उसके स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि आगे बताएगा कि मुख्य परीक्षा किन तथ्यों तक की जा सकेगी, क्योंकि इस विस्तार को भी तय करना पड़ेगा, अन्यथा लोग समय बहुत बर्बाद करेंगे। मुख्य परीक्षा में जो गैर जरूरी है वही पूछते जाएंगे, इसलिए मुख्य परीक्षा के विस्तार को तय करना पड़ेगा कि ठीक है आप मुख्य परीक्षा करोगे, लेकिन क्या क्या पूछोगे। अरे भाई, विवादित तत्व तो पूछो, सुसंगत तत्व तो पूछो, तुमने क्या खाया, कहां के रहने वाले हो, तुम्हारी रिश्तेदारियां कहां है, बुआ कहां ब्याही, नानी कहां ब्याही, क्या मतलब है इसका। तो इसे मुख्य परीक्षा कहां तक विस्तृत होगी ये लिखा है आगे। और प्रतिपरीक्षा ये कहा कि ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो कुछ पूछा गया उस वहीं तक सीमित नहीं होगी, उसके आगे भी की जा सकेगी, अर्थात साक्षी की विश्वसनीयता आदि को धक्के भी लगाए जा सकेंगे, लेकिन वो भी असीमित नहीं होगी। प्रतिपरीक्षा में कौन सा प्रश्न विधिपूर्ण बता दिया उन्होंने, कलंकात्मक प्रश्न या विश्वसनीयता को धक्का लगाने वाले प्रश्न कब पूछ सकोगे कब नहीं, बता दिया उन्होंने। विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य पर जो साक्षी उसने मुख्य परीक्षा में दिया उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध करने वाले सवाल ये आप कर सकोगे, बता दिया उन्होंने। और पुनः परीक्षा इसका विस्तार कहां तक होगा ये भी बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं, छोड़ा कुछ भी नहीं। तो कहता है मुख्य परीक्षा, आगे अगला सब सेक्शन कहता मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, दोनों को, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को। किंतु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्यों नहीं, क्योंकि प्रतिपरीक्षा में अन्य प्रश्न भी विधिपूर्ण है, और विधिपूर्ण का मतलब यह है कि अगर तुम पूछो तो ठीक, न पूछो तो बहुत अच्छा, विधिपूर्ण है, वो लीगल है, ठीक है। यह नहीं है कि तुम पूछ नहीं सकते, और यह भी नहीं कि जरूर पूछो, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो पूछो और चाहो तो न पूछो। वे कौन कौन से प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। और जो प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछा जाना विधिपूर्ण है, ठीक है, उनका उत्तर साक्षी यदि नहीं देता है तो उसकी सत्यवादिता आदि प्रश्नों के घेरे में आ जाएगी, लेकिन उसे उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन हां, कभी कभी उसे विवश किया भी जाएगा उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिन्हें पूछना प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण घोषित किया गया है, यदि उन प्रश्नों के उत्तर का संबंध अंशतः विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों से भी जुड़ जाता हो, तब फिर उत्तर देने के लिए विवश यह भी किया जाएगा।
अन्यथा उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, नहीं दोगे तो 114 की अवधारणा ये तुम्हारे खिलाफ आ जाएगी तत्काल। 114 बोल गए, दय में तो 119 हो गई कि यदि उत्तर दिया जाता तो तुम्हारे खिलाफ होता। ठीक है ना? तो कहता है सीमित रहना आवश्यक नहीं, किंतु जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। ठीक है ना? और सबसेक्शन 3 कहता है पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, यानी जो री एग्जामिनेशन है, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टेड, ठीक है, किसको? उन विषयों के प्रति। कहता पुनः परीक्षा उन बातों के प्रति के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए। ऐसी बातें हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गई पहली बार, उन्हीं के लिए, उन्हीं के स्पष्टीकरण है आपका री एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज री एग्जामिनेशन नहीं होगा। री एग्जामिनेशन दैट इज नॉट द राइट ऑफ एनी पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग। करने का हक किसे होगा? उसे तो नहीं, क्योंकि प्रतिपरीक्षा में उद्दिष्ट हुई होगी ना, तो विरोधी पक्षकार ने तो उनको उठाया ही होगा। तो पुनः परीक्षा करने का हक उस पक्षकार को मिलना चाहिए जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया था, तो उसी को मिलेगा। ठीक है, जो परीक्षा में निर्दिष्ट हुए उसी को मिलेगा। ये पीछे आ गया है कि पुनः परीक्षा आपका लिखा था ना, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। ठीक है ना? कौन सा था? 143 सबसेक्शन 1 ये कह रहा था। ठीक है ना? अच्छा, तथा इसी लाइन पर सवाल बनते हैं आपका प्री में। तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, इफ एनी, ठीक है, न्यू फैक्ट इज इंक्लूडेड, देन द एडवर्स पार्टी, ठीक है, में फर्दर क्रॉस एग्जामिन टू द विटनेस, तब प्रतिपरीक्षा जो विपक्षी है, प्रतिपक्षी है, उसे नए सिरे से उस बात के बारे में, लेकिन केवल उसी बात के बारे में जिसे न्यायालय की अनुज्ञा से पुनः परीक्षा में पहली बार शामिल कर लिया गया, उस विषय पर ही साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति होगी। उसे दोबारा प्रतिपरीक्षा का हक मिल गया है सभी तथ्यों के संबंध में, ऐसा बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। इसीलिए यहां लिखता है तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त, एडिशनल कहा उसने, इसका मतलब यह नहीं होगा कि पूरी परीक्षा के बारे में दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाए। उसने कहा अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया कि अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। तो ये यहां तक समाप्त हुआ। अब 144, 145 और 146, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 146। अब ये जितना पार्ट चल रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत वैल्यू है, और एपीओ का मेंस हो या एचजेएस के मेंस हो, जे के मेंस तो नहीं, जे के तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन एचजेएस का मेंस हो या एपीओ का मेंस, तो ये पार्ट बहुत वैल्यूएबल हो जाता है और खूब यहां से पूछा जाता है। इसलिए शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे आगे की बात क्या रहेगी।